आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और मुद्दा प्रोग्राम में हम हालात वाक़ात पर बात करते हैं, सियासत के कुछ पहलू को खंगालते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम सियासत पे ही नज़र रखेंगे, हालात को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताते चले, आज बफलियाज के मामले पे जहाँ सियासत हो रही है, वहाँ खित्ते राजौरी पुंछ के इलाके में साल 2000 के पहले दिन से जो हालात बने उस पर बहस भी हर जगह की जा रही है। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया और उन्होंने बताया कि दो मामला, एक तो पाकिस्तान के साथ बातचीत, क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान के मुशर्रफ जो नए अब वज़ीर आज़म हैं वो बातचीत के लिए तैयार बैठे, जो आने वाले वज़ीर आज़म हैं। अभी वहाँ पे फ़ौज का मामला है, पाकिस्तान के हालात अपने दिगर को हैं, लेकिन बातचीत की उन्हें वकालत की। और साथ साथ में आज उन्होंने बताया कि खुद बीजेपी की लीडरशिप ने बताया था कि 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे। अब 4 साल हो गए हैं, अभी तक हालात ठीक नहीं हैं, तो अगर ये हालात ठीक है तो किस तरह से हैं? और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ आज बीजेपी के लीडर हैं, उनके स्पोक्समैन हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ मेरे साथ श्रीनगर से आबिद नबी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्समैन है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। आबिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने 2 सवाल उठाए। एक तो पाकिस्तान के साथ बातचीत, बिना पाकिस्तान से बातचीत किए उन्होंने कहा कि कभी भी कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो सकते हैं, जब तक ना पाकिस्तान बैकफुट पे जाएगा ये हालात यहाँ ठीक नहीं हो सकते हैं। और दूसरा उन्होंने सवाल सबसे बड़ा उठाया कि बीजेपी बड़ा दावा करती थी कि 370 हटाए जाने के बाद यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। अब 4 साल हो गए, अभी तक हालात उससे भी बदतर उन्होंने बताया। तो जरा आपका टेक लेना चाहेंगे, क्या हालात ठीक हुए 370 से हटाए जाने के बाद? सनम एजाज साहब, क्यों नहीं ठीक हुए? 72% से ज्यादा गिरावट आई है वारदातों के अंदर। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अपने दौरे हुकूमत के टाइम के हालात याद करें, इनके हालात कैसे हुआ करते थे। बद से बदतर हालात इनके हुकूमत के टाइम पे हुआ करते थे। इस टाइम पे रोज इस तरह की बयानबाजी करनी, जमीनी सतह पे अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उस तरह की सियासत कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर का आवाम सब कुछ जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और कश्मीर का आवाम स्पेशली मैं कहूंगा, आने वाली जब इलेक्शंस आएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद जवाब कश्मीर का आवाम देगा, क्योंकि कश्मीर के आवाम को जिस तरह से गुमराह करके इस परिवार ने हुकूमत चलाई है, मुझे नहीं लगता कि किस तरह से ये कश्मीर के आवाम को से माफी मांगेंगे। लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर देके, हालात खराब कर से बद से बदतर हालात करके ये लोग सरकारें चलाते रहते थे। आज वो हालात नहीं है, हालात एकदम अच्छे ढंग से चल रहे हैं। लेकिन जब कब इस तरह की घटना होती है, कहीं पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करती हैं या हमारे जवान शहीद होते हैं, तो उन चीजों को लेके ये लोग सियासत करते हैं। मुझे लगता है कि जवानों की शहादत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने ताहिर साहब बताया हालात 72% ठीक हुए हैं। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से बात की जाती है कि हालात 72% ठीक हुए हैं, तो वो कहते हैं फिर दम क्यों नहीं है इलेक्शन कराने का? फिर कहते हैं क्यों कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे? देखिए सनम जी, इलेक्शन की जहां तक बात आती है, इलेक्शन भी होंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 में स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी टाइम दे दिया है। इलेक्शंस होंगे और अवाम की चुनी हुई सरकार आएगी और इन लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। इन लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। ताहिर चौधरी साहब, मेरे साथ आबिद नबी साहब है, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आबिद साहब, हालात 72% ठीक हो चुके हैं, फिर भी डॉक्टर फारूक साहब आज बता रहे हैं कि कहाँ 370 के बाद हालात ठीक हुए, या ताहिर साहब बता रहे हैं 72% हालात ठीक हो चुके हैं, इंतखाबात भी होंगे, सब कुछ होंगे। जरा आपका टेक लेना चाहेंगे, क्या फारूक साहब का आज का स्टेटमेंट था हालात वाकई में खराब है? सनम जी, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी ये बात कर रहे थे मेरे को पैनलिस्ट कि हालात बिल्कुल ठीक है। अगर हालात ठीक है तो मैं इनसे ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये हकीकत नहीं है कि ईदगाह के ग्राउंड में एक SHO लेवल के रैंक के ऑफिसर को दिन दहाड़े मार दिया गया? क्या राजौरी और पुंछ में इससे पहले भी 9 हमारे जवान शहीद नहीं हुए इसी तरह एम्बुश में? क्या परसों फिर से हमारे 5 जवान शहीद नहीं हुए? आखिर ये हो रहा है, 370 तो नहीं रहा, लेकिन जो अभी तक वायलेंस हो रही है क्या वो रुकी? अगर आप इस हकीकत से मुंह फेरना चाह रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते, मगर जो भी हालात सामने है वो सबके सामने वाजिया है। फिर से 90s का जो एक डर है वो बिल्डअप होने लगा। फारूक साहब जब बात करते हैं कि वो ये वही शख्स हैं जिन्होंने 96 में 2002 तक हुकूमत की और यहाँ की हालात को पटरी पे लाया।
हम जानते हैं, हम पहले से ही इन चीजों को सेंस कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तारीख का हिस्सा रही है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है उसमें जितने भी ब्लंडर्स किए गए हैं सेंटर की तौर से, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही फिर आप देख सकते हैं कि कैसे फिर बारी छोड़ी गई और कैसे हमने ट्रैक पे हालात लाए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आजकल के वक्त में भी चाहे माइनॉरिटी किलिंग्स का स्पेट एक चला, फिर उसके बाद आहिस्ता से हमारे फौजी शहीद होने लगे, फिर एट विल परसों अजान दे रहे हुए एक रिटायर्ड एसएसपी को शहीद किया गया। तो कहां हालात ठीक है? हम किसको धोखा दे रहे हैं? ताहिर साहब, आप किसको धोखा दे रहे हैं, ये बीजेपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन पूछ रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि आप बिगाड़ते हैं फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये बाद में हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी है। 96 की ने मिसाल दी जब जम्मू कश्मीर में एक तूफान बरपा था और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सामने आए थे, ये उन्होंने मिसाल दी। कहते हैं एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। देखिए सनम जी, भरोसा करने की बात नहीं है, भरोसा किया गया। एनडीए के जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के सरकार चला रही थी। बहुत सारी चीजें थी, सियासत में बहुत सारी चीजें बदलती हैं और हालात बदलते हैं। आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है और जम्मू कश्मीर इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी बन चुका हुआ है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काम किए जा रहे हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस जिस तरह से काम कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स को जैसे खत्म किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस टाइम पे मिलिटेंसी खत्म होने की कगार पे है। और जब एक दिया या मैं कहूँगा दीपक बुझने पे आता है तो टिमटिमाता है। ये इस टाइम पे हालात है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बुखलाई हुई हैं, बीच बीच में इस तरह के वाकया करके लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, हालात खराब, लोगों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने हौसले बुलंद है कि जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी जहां जगह होती है उनको वहां पहुंचाया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जिस तरह की मिलिटेंसी थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन साहब भी जानते हैं, बद से बदतर हालात थे कश्मीर के। कश्मीर जिस तरह एक खून के अंदर लथपथ था, वो आप सनम साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरह से वहां पे हमारे कश्मीरी भाइयों ने भी शहादतें दी, आम आदमियों ने शहादतें दी, हमारे पुलिस के जवानों ने शहादत दी। वो टाइम भी था कि एक पुलिस का जवान की शहादत होती थी तो बहुत जल्दी उसी जगह पे सफाई करके खून को साफ करके दूसरा जवान ड्यूटी पे खड़ा हो जाता था। कश्मीर के लोगों ये जो बातें हैं, अभी कुछ देर पहले आप हमारे एक सर्वे में, हमारे जो दूसरा प्रोग्राम था, मेरे सहयोगी मेरे साथी उसमें सर्वे कर रहे थे, और उस प्रोग्राम के दौरान भी आपका जो हमारा जो इनपुट्स आए बीजेपी के, वो बहुत कमजोर आए। जो एमपी सिटिंग एमपीज हैं बीजेपी के या यहाँ कर पे भी, अगर ये सब ठीक ठाक है, बेटर है, तो फिर लोगों में ये चीज। सनम जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। उस प्रोग्राम में शायद मैं ही था, आप ही थे ना, तो उसमें स्पोक्समैन। बिल्कुल। देखिए, आप लोगों के रुझानों की बात नहीं हम करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हर सेक्टर की बात करेंगे। जिस तरह से सरकार को लेकर प्रधानमंत्री साहब आगे चल रहे थे, जिस ख्वाब को लेकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे हम लोग कामयाब हैं। और मैं आपको आपके भी पैनल से गारंटी से ये बात कहता हूँ, अवाम हमारे साथ है जम्मू कश्मीर का। जम्मू का तो है, कश्मीर का अवाम भी आज के टाइम पे हमारे साथ है, क्योंकि कश्मीर के लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि सही थोड़ा सा हमारा जो है राब्ता मुनक़ता हुआ है, आपको बताते चले। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में थे, हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। मेरे पैनल पर बैठे हैं मेरे साथ मुदस्सिर और उनके साथ दूसरे मेरे साथी, और हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान से बातचीत की, आज बड़ी वकालत करते थे। और मेरे साथ आबिद साहब हैं, ये जो है इसमें हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान से एक बार फिर बुलाकर ये जो है बातचीत का कह रहे थे। और अगर हम सर्वे, जो हमारा सर्वे है, कुछ देर पहले हमने सर्वे किया है, और उस सर्वे में बाज़ाब्ता तौर पर यह आया कि फारूक साहब का जो लोग हैं यहाँ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, उतना अच्छा जो एज एन एमपी रह चुके हैं वो नहीं कर सके हैं। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर तो साफ जाहिर है जो रुझान आवाम का है वो बेटर नज़र नहीं आ रहा है। ज़रा आपका टेक लेना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने सर्वे जो है ऑन एयर किया है। देखिए सनम साहब, आपके सर्वेज की क्या बेसिस हैं मैं नहीं जानता, वो आप बेहतर जानते हैं। दैट वाज एन ऑनलाइन सर्वे था। उस ऑनलाइन तो एक फोकस ग्रुप सर्वे होता है जिसमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिलती है। देखिए, जेनरिक सेंस से हम सेंटिमेंट की बात करें तो जेन्युइनली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जहां तक फारूक साहब की मैं बात करूंगा, वो एक कदावर शख्सियत है। उनका पार्लियामेंट में होना और उनका पार्लियामेंट में बोलना ये बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि वो
इस स्टेट को चला चुके हैं, और ना कि एक बार वो, आप देखिए कितनी बार एज चीफ मिनिस्टर रहे हैं और किन हालातों से उन्होंने कश्मीर को निकाला है। ताहिर चौधरी से मेरा राब्ता नहीं हो सका है। आबिद साहब, एक सवाल जो आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब बोले हैं, मैं खुद पार्लियामेंट को मॉनिटर करता हूं, वहां से जो भी हमारे रिपोर्टर्स हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं। एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमारा कश्मीर के अगर 3 MPs की बात करें, वो रिप्रेजेंटेशन जो आवाम चाहती थी वो नहीं की गई है। देखिए, ये आपकी जाती राय हो सकती है और आपको हक है अपनी जाती राय रखने का, लेकिन एक जेनरिक लेवल पे आप देखें, इस एज में भी आके उनमें कोई फायर की कमी नहीं है, उनमें कोई पैशन की कमी नहीं है, और वो हर बार पार्लियामेंट सेशंस अटेंड किए हैं उन्होंने और मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमेशा फैक्ट्स सामने रखे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि एक सर्वे ये डिसाइड करेगा कि इलेक्शन किस तरफ जाएंगे। मैं सर्वेस पे ज़्यादा तो नहीं आऊँगा। मेरे दूसरे साथी इशफाक गौहर, उनने एक सर्वे कराया, उस सर्वेज में हमारे जो MPs वगैरह हैं उनका जो है, लेकिन एक बड़ा अहम मुद्दा है, पाकिस्तान से बातचीत की एक बार फिर मुद्दतों बाद फारूक साहब को याद आई है। बड़े दिनों बाद आज फारूक साहब ने दिया कि क्योंकि हम 2018 तक सुनते थे कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी कश्मीर में हालात ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान का जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही थी कि वो यहाँ पे मिलिटेंसी में पैसा पंप करता है, हथियार पंप करता है, तो उसको जब तक नहीं रुकेगा वो बातचीत से रुकेगा। 2-4 साल की खामोशी के बाद फारूक साहब ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को याद किया है। ये वजह समझ में नहीं आई, ये 2-4 साल खामोशी क्यों थी फिर? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे संबंध और डायलॉग की फैसिलिटेशन मांगी है। देखिए, आप अगर बात करें, मैं तो बीजेपी की ही एग्जाम्पल दूंगा कि अटल जी ने क्या कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी ने, तो उसी बात को हम, उसी लेगेसी को हम अगर फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, और जबकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि यहां पर प्रेजेंस है फॉरेन मिलिटेंट्स की हमारी जम्मू कश्मीर की जमीन पे, तो ऐसे हालात में जरूरी बनता है कि 2 मुल्क एक साथ बैठे, एक टेबल पे बैठे और जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से बात करें। फिर कौन बात करेगा? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेंगे? चलिए आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ताहिर चौधरी से रब्ता नहीं हो सका है। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम मुद्दा था और मुद्दे में हालात की बात अक्कासी की जा रही है, और हालात वाक़ात में सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का आदमी डिप्रेशन का शिकार है। चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, खित्ता कोई भी हो, वहाँ का आदमी डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि हालात की मार पड़ रही है। चाहे कितना कुछ हो, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट पे नज़र पड़ती है तो उसके बाद डिप्रेशन हो ही जाता है। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए जिम्मेदारी सबके निकालना है आवाम को। और आज का मुद्दा में बस इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आप अभी कुछ लम्हात बाद मेरे साथी आएंगे आपको कश्मीरी खबरनामा लेकर, लेकिन 9:30